जहां रूस ने अपने ब्रह्मोस की तैनाती अब कर दी है। और रूस ने यह ब्रह्मोस की तैनाती यूक्रेन के लिए नहीं की है, बल्कि ईस्ट एशिया में कर दी है। कौन है वो देश जो अब रूस के निशाने पर आ गया है? जहां एक तरफ इसने हलचल मचाई है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही भारत की तरफ दौड़े और अब भारत के लिए कर रहे हैं सबसे बड़ा काम। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि अगर यूक्रेन पर हमला नहीं हुआ रहता है ना, तो एक दूसरे देश पर हमला होता, और ये देश कोई और नहीं था बल्कि जापान था। जापान पर पूर्ण रूप से हमला तो नहीं होता, लेकिन दोनों देश जापान और रूस के बीच जो ये कुरिल आइलैंड देख रहे हैं ना, इस कुरिल आइलैंड को लेकर झगड़ा जरूर होता है। ये कुरिल आइलैंड का विवाद जो है दूसरे विश्व युद्ध से शुरू है और अब तक शुरू है। ये विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है। कुरिल आइलैंड के ज्यादातर हिस्सों को जापान अपना बताता है, तो वैसा ही कुछ रूस का भी मानना है। रूस भी ज्यादातर हिस्सों को अपना बताता है। कुरिल आइलैंड के कुछ द्वीपों पर जापान का कब्जा है, कुछ द्वीपों पर रूस का कब्जा है, और दोनों ही अपने कब्जे को छोड़ नहीं रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही बात नहीं है, इसके अलावा इन दोनों देशों ने कहा है कि हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन कोई शांति समझौता दोनों देशों के बीच नहीं हुआ है। इसलिए ये तो माना ही जाता है कि ये वो ज्वालामुखी है जो कभी न कभी फटेगा। दोनों ही देश की सरकारों ने इस दिशा में काम ही नहीं किया कि हम शांति समझौते की बात करें, हम चीजों को सॉर्ट आउट करने की बात करें, बल्कि दोनों ने सिर्फ यही कह दिया कि नहीं, हम भी अपना हक नहीं छोड़ेंगे। उसने भी कह दिया कि हम भी अपना हक नहीं छोड़ेंगे। भारत ने जापान रूस के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय गुट बनाया था कि हम समस्याओं का समाधान कर लेंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये गुट भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और ये गुट टूट गया। न ही कोई समझौते हुए, न ही कोई बात। अब इधर बीच क्या हुआ है, जापान ने कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर युद्धाभ्यास। इन पानी के क्षेत्रों में युद्धाभ्यास कर दिया। इस युद्धाभ्यास से बुरी तरीके से बौखला गया रूस, और रूस ने कहा कि तुमने इस युद्धाभ्यास करके हमें चुनौती देनी शुरू कर दी है और ये चुनौती तुम्हें महंगी पड़ेगी। वैसे आपको बता दें, इस युद्धाभ्यास के तुरंत बाद एक क्रॉस लैंडिंग हुई थी, और ये क्रॉस लैंडिंग हुई थी बॉम्बर्स की। चाइना ने भी अपने बॉम्बर ठीक उसी समय पर रूस की तरफ भेज दिए थे, और रूस ने अपने बॉम्बर्स चाइना की तरफ भेज दिए थे। दोनों के बॉम्बर क्रॉस लैंडिंग करके एक दूसरे की जगह पर उतरे थे। ऐसा रूस ने ये दिखलाने के लिए किया था कि चाइना और हमारी दोस्ती पक्के वाली दोस्ती है और हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे किसी भी तीसरे देश से। और यहाँ तक काफी नहीं था, ये तो हुआ ही हुआ। अब रूस ने अपने वाले ब्रह्मोस की तैनाती करनी शुरू कर दी है, और वो भी कहाँ, कुरिल आइलैंड पर। कुरिल आइलैंड पे रूस ने अपने ब्रह्मोस की तैनाती की है। अब ये अपना ब्रह्मोस क्या है तो आपको बता दें, एक तो ब्रह्मोस है जो ब्रह्मोस भारत और रूस मिलकर बनाते हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मोस बना है ना, इस ब्रह्मोस का बेस मानकर चलिए, या जिससे इस ब्रह्मोस को बनाया गया है, उस बेस मिसाइल का नाम है P-800 ओनिक, और इसी के आधार पर ब्रह्मोस को बनाया गया है। हालांकि ब्रह्मोस ओनिक के मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर है, ब्रह्मोस की क्षमताएं भी बहुत ज्यादा है, लेकिन रूस ऐसा मानता है कि P-100 ओनिक उसके लिए काफी है। इसलिए रूस ने अपने लिए ब्रह्मोस नहीं बनाया है, बल्कि ब्रह्मोस सिर्फ भारत और रूस बना चुके हैं, भारत इस्तेमाल करता है, और ये बेचने के मकसद से बनाया गया है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स करती है, और अब आने वाले दिनों में फिलीपींस की नेवी भी करेगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाया गया ब्रह्मोस तो इस जगह पे है, लेकिन P-100 ओनिक इसकी तैनाती शुरू हो गई है कुरिल आइलैंड पर, और कुरिल आइलैंड को लेकर दोनों देश आमने सामने आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, जापान से चीन को भी खुंदस है। यही वजह है कि चीन पूरे सपोर्ट में आ गया है रूस के कि आप जापान के ऊपर कोई भी एक्शन ले लो, हम आपका साथ दे देंगे और इसका
सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा कि किस तरीके से दोनों के बॉम्बर्स आसमान में उड़े। वैसे अब बड़ी बात ये है कि जापान $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत, और भारत इस मामले में फंसेगा कि भारत आखिर जाए तो किधर जाए, इधर जाए कि उधर जाए। जापान भी एक अच्छा वाला दोस्त है और रूस भी भारत का अच्छा वाला दोस्त है। ऐसे में दोनों में से किसी को भी छोड़ना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत न अब दुनिया को अपने हिसाब से चलाने के लिए आगे आ गया है और दुनिया भी अब उस हिसाब से चल रही है। आज से कुछ साल पहले तक आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे कि भारत की बात ऑस्ट्रेलिया मानेगा, और कुछ महीने पहले तक आप ये भी नहीं सोच सकते थे कि कनाडा मानेगा भारत की बात। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन भारत की न एक सबसे बड़ी समस्या इस वक्त उठती हुई समस्या है, और इस उठती हुई समस्या को जल्द से हल करना बेहद जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में काफी समय से खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी काफी जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। कई तरह के विवादित पोस्टर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे, जिनमें एक पर लिखा है भारतीय हिंदू व्यवस्था को खत्म करने की अंतिम लड़ाई। इस तरह के पोस्टरों पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, इनकी आशंका भी हो रही है। कहा ये भी जा रहा है कि कनाडा की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानियों ने रेफरेंडम के लिए रैली निकालने का प्लान बनाया, और रैली का रास्ता कई हिंदुओं के घरों से होकर गुजरता है, जिससे हिंसा बढ़ने को लेकर भी खतरा हो सकता है। अब इस मामले में भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ संपर्क साधा। ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी गतिविधियों पर अब वहाँ की सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में भारत के खिलाफ हो रहे साजिशों को लेकर एक बैठक की गई, जिसके बाद कैनबरा के ऑफिशियल्स ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को लेकर काम करने के लिए कहा गया है। इसे आपको बता दें, जल्द ही पीएम मोदी क्वाड नेताओं की मीटिंग में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और अब ऑस्ट्रेलिया सरकार यहाँ पर एक्शन ले रही है, खालिस्तानी नेताओं के वीजा की जांच कर रही है और मामले में कड़ाई कर रही है। अब बात रह गई ये तो ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा भी अब भारत के शरण में आ रहा है। कनाडा के साथ भी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां बात कर रही हैं, ताकि कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तान के गतिविधियों को, प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दिया जाता है, उसे रोका जा सके। वैसे कनाडा सरकार को भी एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि उनकी पॉलिसी, नीति जो आई है, उस नीति में साफ दिख रहा है हिंद महासागर क्षेत्र में उन्हें सैन्य और रणनीतिक बढ़त चाहिए। सैन्य और रणनीतिक बढ़त के लिए उन्हें भारत का साथ चाहिए, ये उन्होंने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है। तो जब आपको साथ चाहिए तो आपको साथ देना भी पड़ेगा। हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत सरकार कनाडा सरकार को कह रही है। वैसे क्या आप मानते हैं कि नई सरकार में ही इस तरीके से दुनिया भारत की बात मान रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।